फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वन दरोगा से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ मैंने 50 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल्स में 50 क्वेश्चन के बारे में बताया है। तो आप सभी लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति किस धारा में है? तो यहाँ पे जो धारा पूछी जा रही है वो भारतीय वन अधिनियम 1927 की पूछी जा रही है कि जो आरक्षित वन होते हैं उनमें प्रवेश की जो अनुमति होती है उसका वर्णन किस धारा में है? तो उसका वर्णन धारा 26 में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा में आरक्षित वनों की बात की गई है? तो धारा 20 में आरक्षित वनों की चर्चा की गई है। फाइनली डिक्लेरेशन जब होता है उसकी। अगर आरक्षित वनों की बात पूछूं तो धारा 3, जो वन अधिनियम 1927 है उसकी धारा 3 आरक्षित वनों की उद्घोषणा से संबंधित है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। धारा 3 में उद्घोषणा की जाती है, उसके बाद उसको जांचा परखा पर्यवेक्षण होता है, फिर अंत में जाके वो फाइनली आरक्षित वन डिक्लेयर होता है। तो आरक्षित वन फाइनली किस धारा में डिक्लेयर होगा? तो वो धारा 20 है, अध्याय 2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हथियार के साथ सेंचुरी में प्रवेश की अनुमति किस धारा में है? यानी अभ्यारण्य में जो प्रवेश करते हैं उसमें हथियार लेकर जाने की अनुमति किस धारा में दी गई है? तो ये वन अधिनियम 1927 की धारा 31। कौन सी धारा है? 31वीं धारा में ये कहा गया है कि ये हथियार के साथ अभ्यारण्य में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। और ये अनुमति देता कौन है? तो ये अनुमति देता है मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश वन विभाग की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1868 में। बहुत पहले ही उत्तर प्रदेश वन विभाग की स्थापना कर दी गई थी, जब हमारा प्रथम वन अधिनियम आया था 1865 में, जिसे वन विनिमय अधिनियम कहते हैं। जिसमें जो अधीक्षक थे वो डॉक्टर डेट्रिस बेंड्रीज थे। उसी के 3 साल बाद उत्तर प्रदेश में वन विभाग की स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गज यात्रा की शुरुआत कब की गई? तो जो गज यात्रा है, आपको हाथी दिवस पता होगा कि 12 अगस्त को मनाया जाता है हाथी दिवस। और 12 अगस्त 2017 को ही गज यात्रा की शुरुआत हुई थी। गज यात्रा 2017। और एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट हाथी मेरे साथी। मुझे याद आ गया अभी तो बता दे रही हूँ। प्रोजेक्ट हाथी मेरे साथी कब लॉन्च हुआ? तो जो प्रोजेक्ट हाथी मेरे साथी है ये 24 मई 2011 को लॉन्च हुआ। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट हाथी मेरे साथी 24 मई 2011 और गज यात्रा 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल टाइगर फोरम कब स्थापित हुआ? तो 1993 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है ग्लोबल टाइगर टाइगर फोरम का? तो न्यू दिल्ली में है। हमें पता है पूरे विश्व के 70% जो टाइगर हैं वो सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं, वो प्राकृतिक आवासों में पाए जाते हैं। तो जो ग्लोबल टाइगर फोरम है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। अब 1993 में और क्या हुआ था? कभी भी अगर कोई चीज या कोई सन आपको दिया हो तो उससे रिलेटेड कोई और सन या आपको याद आ रहा हो तो तुरंत रिवाइज कीजिए। इससे क्या होता है कि चीजें बहुत टाइम तक हमारे दिमाग में बनी रहती हैं। तो 1993 में एफएससी की स्थापना हुई थी, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल। ये जो वन प्रमाणन का प्रमाण पत्र देती है संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका स्थापना भी 1993 में हुई थी। और लेकिन जो भारत का एनसीसीएफ है उसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी वन प्रमाणन देती है 2015 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। जो हमारा यूथ का सेट पेपर है उसमें बहुत सी गलतियां दी गई हैं, ज्ञान मुद्रा में तो बहुत ही ज्यादा दी गई हैं। तो यूथ के सेट पेपर में जो एफएससी है वो 1994 दिया गया है। तो आप लोग वहां पे करेक्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर 1993 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रायन एंटलर्ड हिरन परियोजना कब आई? ये परियोजना इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड की क्योंकि बाकी जो परियोजनाएं हैं वो आपको रट चुकी होंगी। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि सिंह परियोजना 1972, बाघ परियोजना 1973, हाथी परियोजना 1992, हंगुल प्रोजेक्ट 1970, मणिपुर थामिन परियोजना 1977, गेंडा परियोजना 1987, कछुआ परियोजना 1987, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006। और जो गिद्ध संरक्षण परियोजना थी ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी
और हरियाणा वन विभाग द्वारा मिलकर स्टार्ट की गई थी। तो जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी थी, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1883 में। ये मैंने पहले के वीडियो में कवर किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ब्रायन एंड टिलर हिरन परियोजना कब आई है? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग के किस भाग में पाया जाता है? जो कस्तूरी मृग है, ये पाया कहाँ जाता है, पहले आप लोग ये बताइए। तो ये पाया जाता है हमारा जो पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कस्तूरी मृग उनमें पाया जाता है। और जो ये कस्तूरी है, ये कस्तूरी मृग के किस भाग में पाई जाती है? तो पित्ताशय का एक हिस्सा होता है गॉल ब्लैडर का, उसमें इसकी कस्तूरी पाई जाती है। बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है। और कस्तूरी का केमिकल नेम क्या होता है? ये आप लोग देख लीजिए, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन एक बार देख लीजिए, बाई चांस आया तो आपके नजर में रहेगा। मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडिकेनॉल। कस्तूरी का केमिकल नेम क्या है? मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडिकेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्टेजेना प्रोटोकॉल कब हुआ? कार्टेजेना प्रोटोकॉल आया कब है? तो कोप 26 में आया है। ये भी आप लोग याद है, सॉरी कोप 6, 26 नहीं, 26 तो अभी 2021 में हुआ था ग्लासगो में। ये 2006 में आया है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2006 में आया है। और ये आया कब? 15 मई 2000 को। कार्टेजेना प्रोटोकॉल कब आया? 15 मई 2000। लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ है 3 साल बाद, 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो बायो सेफ्टी से संबंधित है, जैव सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नील कुरंजी किस अनुसूची में शामिल है? अभी कुछ समय पहले ये करंट का विषय था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है कि आप लोग को पता होना चाहिए। नील कुरंजी अनुसूची 3rd में शामिल है। ये जो भारत का वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे नील कुरंजी पाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोपित वन भी किसे कहते हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसलिए रख दिया कि आपको एक बार याद आ जाए। रोपित वन, वृक्ष वनों को कहते हैं रोपित वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्रोव कवर में 2019 की तुलना में कितनी वृद्धि देखी गई? जो मैग्रोव एरिया है उसमें 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आप सभी को पता होगा मैग्रोव सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? अगर मैं बात करूं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, मैग्रोव जो है वो 4992 वर्ग किलोमीटर हैं। अप्रॉक्स 5000 किलोमीटर वन है मैग्रोव के। तो सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो वेस्ट बंगाल में है सबसे ज्यादा। और कितने हैं? 2124 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल में कितने हैं? 2114 वर्ग किलोमीटर। और गुजरात में कितने? नंबर 2 पे गुजरात आता है मैग्रोव क्षेत्र में, जिसमें 1175 वर्ग किलोमीटर मैग्रोव वन है। नंबर 3 पे कौन है? आपको टॉप 3 तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में लगाने को दे दिया कि मैग्रोव कवर के घटते क्रम में लगाइए, तो आपको उसको सेट कर सके। तो अंडमान निकोबार में 616 वर्ग किलोमीटर के एक मैग्रोव वन है। अब यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही थी कि वृद्धि कितनी हुई है? तो वृद्धि हुई है 17 वर्ग किलोमीटर की। और सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर की, उसके बाद महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर की, और कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर की। 8 4 3, ये स्क्वायर किलोमीटर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन संरक्षण नियम 2022 के तहत गठित परियोजना समीक्षा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये जो वन अधिनियम 1980 था, उसी के अधीन 2022 में वन संरक्षण नियम 2022 आया है, जिसमें से कुछ समितियां गठित की जाती हैं। उसी में एक समिति है परियोजना समीक्षा समिति, जिसकी बैठक हर 2 महीने में एक बार होना अनिवार्य है। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य। ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने अनुसूची को मिलाने के लिए दे दिया है कि हो सकता है मैचिंग में पूछा जाए कि कौन सा जानवर किस अनुसूची में शामिल है। तो वो आप लोग को याद रखना होगा। कश्मीरी हिरण अनुसूची 1 में शामिल है। कश्मीरी हिरण किस में शामिल है? अनुसूची 1 में। चीता, गेंडा, हाथी, ये सब अनुसूची 1 में शामिल है। और जो भारतीय कोबरा, ये अनुसूची 2 में शामिल है। ये भारतीय कोबरा किस में शामिल है? अनुसूची 2 में शामिल है। भारतीय कोबरा अनुसूची 2 में शामिल है। भारतीय कोबरा अनुसूची 2 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्कन किस में शामिल है? तो फाल्कन अनुसूची 4 में शामिल है। चूहा किस में शामिल है? अनुसूची 5 में शामिल है। चूहा, जिसे मूषक भी कहते हैं, ये अनुसूची 5 में शामिल है। और एक बात, जो अनुसूची 5 है उसमें शामिल जानवरों का शिकार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कितने देश मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से निम्न स्तर पर निर्धारित करेंगे? पेरिस समझौते के तहत। जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें ग्लोबल वार्मिंग को स्थिर करने की बात की गई थी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो उसमें कितने देश शामिल हैं? कितने देश शामिल हैं? 136। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सद किसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि सदी के मध्य तक नेट जीरो तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना? मतलब कौन सा ऐसा वो हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि सदी के मध्य तक यानी 2050 तक नेट जीरो कर दे और तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिक्स कर दें। तो ये कोप 26 में बात की गई थी। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेट जीरो की बात तो 2017 में, सॉरी 2070 तक की है। तो आप लोग कंफ्यूजन दूर करिए यहाँ से कि जो नेट जीरो की बात 2070 तक की गई है वो इंडिया का विजन है। वो मोदी जी ने पंचामृत में शामिल किया है। भारत का विजन है 2070 तक नेट जीरो करना। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सदी के मध्य तक 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। आई होप आप सभी का जो कंफ्यूजन था वो अब दूर दूर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन उत्सर्जन की वर्तमान दर पर सदी के अंत तक वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ सकता है, किस रिपोर्ट में कहा गया है? मतलब जो अभी जितनी कार्बन की उत्सर्जन दर है अगर ऐसे ही उत्सर्जन होता रहा तो सदी के अंत तक, जो ये 2000 सदी चल रही है इसके अंत तक 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान बढ़ सकता है। ये किस रिपोर्ट में कहा गया है? तो ये अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2022 में कहा गया है। ये जो अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2022 में आई है ये प्रकाशित कौन करता है? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट प्रकाशित की गई है यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन बंदोबस्त अधिकारी किस में वर्णित है? वन बंदोबस्त आपके सिलेबस में भी है। तो जो वन बंदोबस्त अधिकारी है इसका वर्णन किस अधिनियम में, किस धारा में किया गया है? तो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4C, धारा 11, 12, 15, 16, 17, ये जितनी भी धाराएं हैं वन अधिनियम 1927 की वो सभी वन बंदोबस्त अधिकारी की धाराएं हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है। वन बंदोबस्त की बात हो, वन प्रमाणन की बात हो, और ये भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगी कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराएं और वन बंदोबस्त अधिकारी की धाराएं एक साथ पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर होगा कि जो उसकी कुछ धाराएं, धारा 11, धारा 12 और धारा 16 और धारा 17 न्यायालय में कार्यवाही करना, ये सब वन बंदोबस्त अधिकारी को अधिकार सौंपे गए हैं। तो वहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस धारा के तहत वन बंदोबस्त अधिकारी रिकॉर्ड तैयार करेगा? मतलब जो जमीन होती है उसका रिकॉर्ड जो तैयार किया जाता है वो वन बंदोबस्त अधिकारी किस धारा में तैयार करेगा? तो धारा 13 में। किस अधिनियम की बात चल रही है? तो ये 1927 की बात चल रही है। जो 1927 का अधिनियम था उसकी धारा 13 है, उसमें वन बंदोबस्त अधिकारी रिकॉर्ड तैयार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन अधिकार अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत तथा सामूहिक वन अधिकार किसे दिए गए हैं? जो वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया था वनवासियों के लिए, उसमें व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकार ग्राम सभा को सौंपे गए हैं। किसको सौंपे गए हैं? ग्राम सभा को। इसमें क्या क्या कहा गया था वन अधिनियम 2006 में? जो 75 वर्ष से ज्यादा कोई पीढ़ी है तो उसको 4 हेक्टेयर तक का स्वामित्व प्रदान कर दिया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति 25 साल से खेती कर रहा हो, मतलब उस जमीन पर उसका मालिकाना हक हो, तो 3 पीढ़ियां हो, 25-25 साल, 75 साल हो गए, तो उसको उसका अधिकार दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें अधिकार स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर किसी के नाम पर है तो वो इसको दूसरे के नाम पर स्थानांतरित नहीं कर सकेगा। जबकि ये आनुवांशिक अधिकार है, मतलब बाई बर्थ मिल जाएगा ये आपको, लेकिन स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली ILIMS विकसित करने के लिए कार्यक्रम। सरकार कई कार्यक्रम लाती रहती है, ULI पिन भी लाई थी। इसी तरह एक कार्यक्रम है एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम है वो है भूमि संवाद। एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम है वो है भूमि संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट क्रैक किसे कहते हैं? हो सकता है आपसे पूछा जाए, कई ऑप्शन दे दिए जाएं, है तो बहुत इजी लेकिन कई बार होता है कि ऑप्शंस देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल किया है
हीट क्रैक है अत्यधिक गर्मी के कारण छाल का तना छोड़ देना। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है तो जो पेड़ों की छालें वो निकलने लगती हैं, उसको ही कहते हैं हीट क्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन प्रबंधन परिषद जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसका मुख्यालय कहाँ है? फॉरेस्ट स्टीवॉर्डशिप काउंसिल जो एफएससी है, जो वन प्रमाणन देने की अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है वॉन, जर्मनी में। कब स्थापित हुआ था? 1993 में। एफएससी को किसका समर्थन प्राप्त है? एफएससी को डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, ग्रीन पीस और फर्न का समर्थन प्राप्त है। तो ये 3 ऐसी संस्थाएं हैं जो एफएससी को अपना समर्थन देती हैं, ग्रीन पीस, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीईएफसी कब अस्तित्व में आया? 1999 में। कब अस्तित्व में आया? 1999 में। ये एक गैर सरकारी संगठन है। जो पीईएफसी है वो एक गैर सरकारी संगठन है। इसका पूरा नाम क्या है? प्रोग्राम फॉर द इंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। ये भी आप लोग याद रखिएगा, प्रोग्राम फॉर इंडोर्समेंट ऑफ द फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित हुआ? तो इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन 1986 में स्थापित हुआ। कब से स्थापित हुआ? 1986 में। 1986 में और क्या हुआ था जो बहुत ही चर्चा का विषय है? पर्यावरण अधिनियम 1986 आया था। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन पर्यावरण अधिनियम के साथ आया 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीसीएफ जो भी मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में बताया है, वन प्रमाणन की संस्था है जो भारतीय स्तर पर गठित की गई है। एनसीसीएफ, नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये कब आया? तो ये 2015 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएन द्वारा घोषित यूएन द्वारा घोषित पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर दशक कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र बहाली दिवस कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस कौन सा है। तो ये तो पूरा दशक पूछा गया है। यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र बहाली का पूरा दशक पूछा गया है। तो 2021 से 2030 जो दशक चल रहा है, यही पारिस्थितिकी तंत्र बहाली का दशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी धारा विशेष उद्देश्य हेतु आखेट की अनुमति देती है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये विशेष उद्देश्य हेतु पूछा गया है। वैसे कुछ और धारा होगी जो आखेट की अनुमति देती है, लेकिन विशेष उद्देश्य हेतु आखेट की अनुमति धारा 12 देती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 1972 की बात की जा रही है। और आखेटन, अगर ये पूछूं कि किस धारा में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा में आखेटन यानी शिकार, आखेटन को परिभाषित किया गया है? तो आखेटन को धारा 2 के 6 में परिभाषित किया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरभक्षी अपंग बीमार वन्य जीवों के शिकार की अनुमति किस धारा में है? तो ये धारा 11 में है। अगर आपसे नॉर्मली शिकार की अनुमति पूछा जाए तो ये धारा 11 में है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभ्यारण्य में प्रवेश की अनुमति धारा 28, वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की थी। ये अभ्यारण्य में प्रवेश की अनुमति कौन सी धारा देती है? धारा 28। धारा 28 ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया मुझसे। हथियारों के साथ अभ्यारण्य में प्रवेश की अनुमति कौन सी धारा देती है? तो धारा 31 देती है। धारा 31 के तहत हथियारों के साथ अभ्यारण्य में प्रवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथियार धारकों का पंजीकरण किस धारा में करना अनिवार्य है? जो हथियार धारक हैं उनका पंजीकरण जो करेगा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, वो किस धारा में है? तो धारा 34 में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉन चैलेंज में कितने हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि को बहाल करने की बात की गई है? पहले तो ये बताइए वॉन चैलेंज हुआ कब था? तो वॉन चैलेंज हुआ था 2011 में। जर्मनी और न्यूयॉर्क ने मिलकर किया था इसको। 2011 में लॉन्च हुआ था वॉन चैलेंज, जिसमें 350 मिलियन निम्नीकृत जो भूमि थी उसको बहाली करने पर जोर दिया गया था। भारत इसमें 2015 में शामिल हुआ था और भारत ने 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बहाल करने की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संकल्पना कब प्रस्तुत की गई? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की जो संकल्पना आई है
वो आई है 1975 और 76 के टाइम पे। और पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब घोषित हुआ, तो 10 साल बाद 1986 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाए पहला जैव मंडल रिजर्व कब घोषित हुआ, तो 1986 में। और जैव मंडल की संकल्पना कब आई है, तो 1975 और 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुदाय रिजर्व तथा संरक्षण रिजर्व में क्या क्या अंतर है। जो समुदाय रिजर्व और संरक्षण रिजर्व है, पहले तो आप लोग ये बताइए कि ये किस अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं, समुदाय रिजर्व और संरक्षण रिजर्व। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो 2002 का संशोधन था, उसके तहत ये स्थापित किए जाते हैं। 36 ए और 36 सी धारा इसकी ये 36 ए, एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे अभी यही याद आ रहा है। 36 और 36 सी संरक्षण रिजर्व 36 सी में है। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये यही सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि समुदाय रिजर्व और संरक्षण रिजर्व में अंतर क्या है। जो संरक्षण रिजर्व होते हैं वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संलग्न का क्षेत्र होता है, जिसे राज्य सरकार समुदाय रिजर्व या संरक्षण रिजर्व घोषित करती है। संरक्षण रिजर्व जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य से लगा हुआ क्षेत्र होता है, उसको राज्य सरकार घोषित करती है। और जो समुदाय रिजर्व होते हैं वो निजी क्षेत्र हो सकते हैं, या वो क्षेत्र हो सकते हैं जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंतर्गत ना आता हो। समुदाय रिजर्व का कोई कनेक्शन नहीं होगा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला संरक्षण रिजर्व कौन सा है। तो पहला संरक्षण रिजर्व है तिरुनेलवेली तमिलनाडु का। पहला संरक्षण रिजर्व कौन सा है, तिरुनेलवेली तमिलनाडु। एक इसी में क्वेश्चन आता है पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। लेकिन यहाँ पे संरक्षण रिजर्व की बात की जा रही है, तो ये है तिरुनेलवेली तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रैफिक की स्थापना कब हुई। जो ट्रैफिक है इसकी स्थापना हुई है 1976 में। जो भी जानवर और इनका इलीगल ट्रेडिंग होती है उससे संबंधित है ट्रैफिक, तो ये 1976 में स्थापित हुआ ट्रैफिक। और ट्रैफिक की स्थापना किस किसने मिलकर की थी, तो WWF और IUCN ने मिलकर की थी। ट्रैफिक की स्थापना WWF और IUCN ने मिलकर की थी। IUCN ने रेड लिस्ट निकालना कब चालू की है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि IUCN ने जो अपने संकटग्रस्त जीवों और पादपों के लिए जो जो रेड लिस्ट निकालनी चालू की है, ये 1964 में स्टार्ट की। कब स्टार्ट की, 1964 में। IUCN का गठन कब हुआ था, तो 1948 में IUCN का गठन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और जो WWF है इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी स्विट्जरलैंड में है, लेकिन ये वार्ड ग्लैंड में ही एक जगह पड़ती है, वार्ड स्विट्जरलैंड कई वार्ड सॉरी वार्ड स्विट्जरलैंड। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी वार्ड ना देकर सीधे ग्लैंड दिया जाता है, तो इस वहां पर ग्लैंड ही इसका सही आंसर होगा। इसका भी ग्लैंड सही होगा, इसका भी ग्लैंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिविंग प्लेनेट इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है यूपीएस से, UP SSC। लिविंग प्लेनेट इंडेक्स जो है वो WWF निकालता है। अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट जो मैंने अभी आपको पहले बताया वो कौन जारी करता है, रिवाइज कीजिए आप, बताइए, टाइप कीजिएगा कि अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेचर कंजर्वेंसी की स्थापना कब हुई। तो द नेचर कंजर्वेंसी की स्थापना 1951 में हुई। नेचर कंजर्वेंसी की स्थापना कब हुई, 1951 में। हेडक्वार्टर इसका USA में है, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीवों की अवैध तस्करी रोकने हेतु CAWT कोविड की स्थापना कब की गई। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, कोलिजन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के विरुद्ध एक संगठन है ये कोविड। तो इसकी स्थापना हुई है 2005 में। कोविड की स्थापना कब हुई है, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई है। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की स्थापना बहुत पहले हो चुकी है, याद रखिएगा, 1922 में हो चुकी है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई है, 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये जो वॉन कन्वेंशन हुआ था जो माइग्रेटरी है, प्रवासी प्रजाति है जंगली जानवरों की, उनकी प्रजाति के लिए था माइग्रेटरी स्पेसीज वाइल्ड एनिमल्स की जो थी उनके लिए जो कन्वेंशन था, ये 1979, इसको वॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे डाला कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वॉन चैलेंज और वॉन कन्वेंशन ये अलग अलग चीजें हैं। वॉन
चैलेंज आया है 2011 में, जबकि जो वॉन कन्वेंशन था वो माइग्रेटरी जो प्रवासी स्पेसीज है उनके लिए था, कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए था। लेकिन जो वॉन चैलेंज है वो निम्नीकृत भूमि को बहाली करने हेतु, उसमें वनीकरण करने हेतु है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये वॉन कन्वेंशन कब आया था? तो 1979 में आया था वॉन कन्वेंशन। और भारत वॉन कन्वेंशन में कब जुड़ा? तो 1983 में। भारत वॉन कन्वेंशन में कब जुड़ा? 1983 में जुड़ा। और वॉन चैलेंज में भारत कब जुड़ा था? तो 2015 में। दोनों चीजें आप लोग समझ गए होंगे कि अंतर क्या है दोनों में। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग के दिमाग में एकदम घुस जाए ये चीज, कि जो वॉन चैलेंज है वो निम्नीकृत भूमि को बहाली करने हेतु है। वॉन चैलेंज जर्मनी सरकार और न्यूयॉर्क सरकार ने 2011 में लॉन्च की थी, फिर 2014 में उसको यूनेस्को ने शामिल किया। उसमें 2015 में भारत शामिल हुआ और 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि को बहाली करने की बात की। वो अलग है। ये क्या है? वॉन कन्वेंशन। ये है निम्न माइग्रेटरी जो स्पेसीज हैं उनके संरक्षण के लिए है। ये 1979 में हुआ और भारत कब जुड़ा? 1983 में। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रजातियां दे दी हैं कि ये किस में शामिल है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि जो गेंडा है ये वल्नरेबल है। कछुआ जो होता है वो भी वल्नरेबल की श्रेणी में आता है। जो घड़ियाल होता है वो भी वल्नरेबल की श्रेणी में आता है। हिम तेंदुआ भी वल्नरेबल है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया, बाकी तो आपको पता होंगे। एक बार फिर से आपके कानों में इसकी आवाज जाए तो आपको एकदम रट जाएगा कि क्या किस में है। तो गेंडा वल्नरेबल है, कछुआ वल्नरेबल है, घड़ियाल वल्नरेबल है, हिम तेंदुआ वल्नरेबल है। जो उड़न गिलहरी है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये आप लोग याद रखिएगा। उड़न गिलहरी किस अनुसूची में शामिल है? अभी मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है, तो वो लोग आप बताइएगा कि उड़न गिलहरी किस अनुसूची में शामिल है और कहाँ पाई जाती है। तो ये नामदफा नेशनल पार्क जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है वहां पाई जाती है। और ये जो डुगोंग है, डुगोंग भी वल्नरेबल है। जो डुगोंग है ये शाकाहारी जीव है जो मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी और इधर कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है। ये जो डुगोंग है इसको समुद्री गाय भी बोलते हैं। ये वल्नरेबल की श्रेणी में शामिल है। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिम तेंदुआ परियोजना कब आई? ये देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ वही परियोजनाएं शामिल की थी जो मुझे लगा कि आपने शायद नहीं पढ़ी होंगी, या तो पढ़ी होंगी तो इतना फोकस नहीं किया होगा। तो शायद पूछा जाए, हिम तेंदुआ परियोजना जो आई है वो 2009 में आई है। देखिए कितने बाद में आई है। ये आई है 2009 में। हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए जो परियोजना आई है वो 20 जनवरी 2009 में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनजीटी की 4 क्षेत्रीय पीठें कहाँ हैं? क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है कि निम्न में से किस जगह पर एनजीटी की क्षेत्रीय पीठ स्थित नहीं है? तो ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। तो पुणे में है, भोपाल में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है। इसके अलावा कोई भी और ऑप्शन होगा तो वो गलत होगा। कहाँ पर 4 क्षेत्रीय पीठें? पुणे में है, भोपाल में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है। और इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालय और एनजीटी के। जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का जो दूसरा संशोधन था जो 2010 में हुआ था उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राइफेड किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? जो सबसे पहली बात, ट्राइफेड जो ट्राइफेड है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये मैंने जो पहले की वीडियोस हैं उसमें कवर किया है। 1987 में ट्राइफेड की स्थापना हुई थी। और ट्राइफेड किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आप लोग गलत लगा के आ जाते हैं। ये ट्राइफेड जो है ये जनजातीय मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और ट्राइफेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, 13 क्षेत्रीय कार्यालय ट्राइफेड के 13 क्षेत्रीय कार्यालय। और ट्राइफेड जो है ये वंधन विकास योजना के लिए नोडल एजेंसी है। जो वंधन विकास योजना है वो अप्रैल 2018 में आई है। वंधन विकास योजना कब आई है? अप्रैल 2018 में। तो एक ही क्वेश्चन से आप इतनी सब चीजें रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरण खेती को किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरण खेती का मतलब झूम कृषि की बात की जा रही है। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको बालरे या बाल्टर के नाम से जानते हैं। बालरे या बाल्टर। मध्य प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थानांतरित खेती को मिल्पा नाम से जानते हैं। वियतनाम में इसको रे नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया में इसको लडांग नाम से जानते हैं, लडांग। और ब्राजील में स्थानांतरित खेती को रोका नाम से जानते हैं। ये सारे स्थानांतरित खेती के नाम है।
मध्य अफ्रीका में इसको मसोले के नाम से जानते हैं। मध्य ये जो मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं जो मुझे टफ लगे कि मध्य अफ्रीका में इसको किस नाम से जानते हैं, स्थानांतरित खेती को मसोले, मसाले नहीं है, मसोले है, मसोले। मध्य अफ्रीका में इसको मसोले नाम से जानते हैं। और वेनेजुएला में किस नाम से जानते हैं, कोनको। वेनेजुएला में इसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित खेती को कोनको। आप लोग याद रखिएगा इस स्थानांतरित खेती के सारे नाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्यान्न एवं चारा दोनों में प्रयुक्त फसल कौन सी है, मक्का। खाद्यान्न में भी और चारे में भी, दोनों में कौन सी फसल प्रयोग की जाती है, मक्का। मक्का एक ऐसी फसल है जिसका प्रयोग चारे में भी किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मक्का की फसल किस मौसम में उगाई जाती है, तो बहुत से लोग अभी तक पढ़े होंगे कि मक्का जो है वो खरीफ की फसल है। मक्का जो है खरीफ की फसल है। ये बात सही है कि मक्का खरीफ की फसल है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको वर्ष भर दिखाओ तो आप वहां पर खरीफ टिक नहीं करेंगे, वहां पे आप वर्ष भर टिक करेंगे, क्योंकि जो मक्के की खेती होती है वो वर्ष भर होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम कब आया, तो उच्च उपज किस्म कार्यक्रम है वो 1966 और 67 में आया, हरित क्रांति के तहत। ये इससे आप रिलेट कर लीजिए, हरित क्रांति के समय उच्च उपज की बात की जा रही है यहाँ पे। और सामाजिक वान इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो किसने किया, जे वेस्टोबे ने। सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, जे वेस्टोबे ने। सामाजिक वानिकी आई कब थी, कब आई थी सामाजिक वानिकी, तो 1975-76 के दौरान आई थी। सामाजिक वानिकी आई थी 1975-76 के दौरान, जब 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी की शुरुआत कब हुई, अभी मैंने लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन कवर किया है। तो उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी की शुरुआत हुई है 1979 में, 3 साल बाद। मैंने तो ऐसे रिलेट करके याद कर लिया था, तो मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी की शुरुआत 1979 में हुई है। तो ये थे मेरे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग को क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी लगी। मैं हमेशा वही क्वेश्चन इसमें शामिल करती हूँ जो मुझे लगता है कि आप लोग को पढ़ने में कन्फ्यूज़न हो रहा हो, क्योंकि जो चीज़ मुझे कन्फ्यूज़न कर रही होती है वही मैं शामिल करती हूँ इसमें। क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग भी वो क्वेश्चन ईज़ी होंगे जो आप लोग कर ले रहे होंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोग को क्वेश्चन सारे कैसे लगे। थैंक यू।